हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो पर्यावरण से प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जितने भी प्रश्न आपके पर्यावरण से आए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं और सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो गारंटी है कि आपको ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से मिलेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने का आपको दो फायदा होगा। एक तो अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में तो उसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे, और आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है वह प्रश्नों को तो रिपीट करता ही है। और दूसरी चीज़ यह है कि हमेशा जो है कि जैसे इस साल जो टीआरई 3 में आया था, टीआरई 2 में आया था, उसी टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं, तो आपको टॉपिक भी पता चल जाएगी कि यह टॉपिक आपको पढ़नी है और वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बीपीएससी टीआरई 3 में जो पर्यावरण के प्रश्न आए थे उनको करते हैं। या पेपर आपका कैंसिल जो हुआ था, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न आया था कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कि इसमें देखिए भूकंप की तीव्रता पूछा गया है, और इसमें जो है कि भूकंप का मापन जो है वह सिस्मोग्राफ से करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ने इसमें गलती कर दिया था कि सिस्मोग्राफ मार दिया था, लेकिन यह इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वह 21% है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो वायुमंडल के किस परत में आपका हवाई जहाज उड़ता है, तो वह उड़ता है समताप मंडल में। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण के लिए किससे खतरा की, तो फसल वृद्धि से तो कोई खतरा होगा ही नहीं, साथ ही में पादप वृद्धि से भी जो है कि खतरा नहीं होगा। इसमें जो खतरा है वह है जनसंख्या वृद्धि से। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के लिए जो खतरा है वह जनसंख्या वृद्धि से है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो देखिए, अगर हम बात करें सहारा के बारे में, तो सहारा जो है यह आपका गर्म रेगिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, सहारा रेगिस्तान जो है वह आपका गर्म रेगिस्तान है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें तो यह आपका 2 अक्टूबर सन 2014 से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब से, तो 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका आया था कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो देखिए, अगर हम बात करें गंगा नदी के तट पर जो स्थित आपका शहर है वह है प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका आया था कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है वह आपका भूतापीय ऊर्जा भी है, परमाणु ऊर्जा भी है और बायोगैस भी है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि जनसंख्या घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किस तरह से जो है कि जनसंख्या घट जाएगी। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो दिया गया है कि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, तो बिल्कुल जनसंख्या घट जाएगी। अगर जो है कि जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक जो है कि जनसंख्या घट जाएगी। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किस प्रकार से के प्रदूषण से पीलिया रोग आपका फैलता है। वह जो है कि जल द्वारा प्रदूषण से जो है वह पीलिया रोग फैलता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था
कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो देखिए अगर हम बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट का, तो इसमें से जो आपका है वह पश्चिमी घाट जो है यह जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वह आपका पश्चिमी घाट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि बीओडी की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो देखिए अगर हम बात करें बीओडी, जिसको कि जैविक ऑक्सीजन की मांग कहते हैं, इसकी उच्च मात्रा किसको इंगित करती है? तो यह इंगित करता है पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, क्या करता है? तो जैविक ऑक्सीजन की जो मांग है वह आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। तो देखिए अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए जो है यह आपका किस प्रकार की बीमारी है, तो यह जल उत्पन्न बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, हेपेटाइटिस ए जो है यह आपका जल उत्पन्न बीमारी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। तो मल के द्वारा जो प्रदूषित पानी है उसमें मछलियों की जो मृत्यु होती है वह ऑक्सीजन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जब पानी प्रदूषित हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कम हो जाएगा और जिससे कि मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित रोग है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। तो देखिए अगर हम बात करें प्रदूषण जनित विकार का, तो जो न्यूमोकोनियोसिस है यह आपका प्रदूषण जनित विकार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो है जो न्यूमोकोनियोसिस है यह आपका प्रदूषण जनित विकार है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ आपका कहाँ पर पाई जाती हैं? तो अगर हम बात करें प्रवाल भित्ति की, तो भारत में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो दोस्तों इतने प्रश्न जो है वह आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर आपका कैंसिल हो गया, उसमें जो है कि आपके जो है कि प्राइमरी के पेपर में इतने प्रश्न आपके ईवीएस से आए थे, पर्यावरण से आए थे। चलिए अब हम टीआरई 1 के प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम टीआरई 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टीआरई 1 के प्रश्नों को देखते हैं। तो टीआरई 1 में जो प्रश्न आपका आया था, तो यह हम सबसे पहले जो बॉयज शिफ्ट का पेपर हुआ था प्राइमरी का, उसके प्रश्नों को लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 1 में बॉयज शिफ्ट अलग हुआ था, गर्ल्स शिफ्ट अलग हुआ था। तो सबसे पहले बॉयज शिफ्ट का देखते हैं, फिर गर्ल्स शिफ्ट का देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आपका आया था वह आया था कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। तो ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं और इसमें शामिल हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह भी आपका कार्बन उत्सर्जन में जो है कि वृद्धि नहीं करता है, न ही सौर सेल आपकी वृद्धि करता है और न ही पवन चक्की करती है। तो इसलिए इसका जो 4th वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें आया था कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो देखिए आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको आहार जाल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो उसको आहार जाल बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका आया था कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 1% जो है वह आपके सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरे पौधे जो होते हैं वह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में जो है वह परिवर्तित करते हैं। तो इसको आप याद करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो देखिए अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें
तो इसमें जो सही आंसर है वह है सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है वह चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो आहार श्रृंखला की अगर हम बात करें तो प्रथम पोषी स्तर पर क्या मौजूद होते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर पर आपके स्वपोषी मौजूद होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम स्तर पर क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उसके बाद आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो इसमें से अगर हम बात करें कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो वह आपका है फास्फोरस चक्र। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपका नाइट्रोजन चक्र भी है और ऑक्सीजन चक्र भी भू रासायनिक चक्र है, लेकिन फास्फोरस चक्र जो है यह आपका जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति से सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है। तो इसमें से कौन सा जीव है जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में जो है कि परिवर्तित करता है। तो देखिए इस वाले प्रश्न में जो है कि जो बीपीएससी ने आंसर माना है वह आपका माना है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन दोस्तों इसमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। कुछ लोग जो है कि केवल स्वपोषी को मानते हैं और कुछ लोग जो है कि इसमें मानते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसलिए बीपीएससी का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है। आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है। तो किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य होता है, तो यह पराबैंगनी विकिरण जो होता है इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और जो है कि आपका छोटा तरंग धैर्य होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनिक रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है जैविक आवर्धन। जी हाँ दोस्तों, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका आया था कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या की अगर हम वहन क्षमता की बात करें तो यह आपकी जो निर्धारित की जाती है यह निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सीमित संसाधन द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है यह आपका किसके कारण होता है, तो किसके कारण दूषित पानी पीने से यह होगा, तो यह नाइट्रेट द्वारा दूषित अगर पानी है तो उसको पिएंगे तो यह रोग आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अगर हम बात करें तो यह एक दिशिक होता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। तो अगर हम पारितंत्र के संगठक की बात करें तो इनमें से कौन सा आपका पारितंत्र का संगठक है, तो सूक्ष्म जीव भी आपका है, जंतु भी है, पादप भी है। तो इसलिए 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सी गैस जो है वह आपका लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो वह आपका मीथेन सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा तरल पेट्रोलियम गैस भी होती है। तो इसलिए 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी बताया जाता है, या PDF वगैरह भी जो है कि शेयर किया जाता है, तो इसलिए जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो जो पादप हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, यह जो है आपका वह आपका जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि किस क्रिया द्वारा जो है वह पर्यावरण से प्लास्टिक विघटित नहीं होगी। तो देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक जो है कि किसी के द्वारा विघटित नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी के द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होती है, तो इसलिए इसका 5th वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने 16 प्रश्न जो है वह आपका BPSC TRE 1 में जो बॉयज शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें इतने प्रश्न आए थे, तो इनको आप याद रखिएगा। अब चलिए हम गर्ल्स वाली शिफ्ट का देख लेते हैं कि गर्ल्स वाली शिफ्ट में कितने प्रश्न आपके जो है वह EVS के आए थे। तो इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न आया था कि भारत में मेथेन का मुख्य स्रोत है। तो भारत में मेथेन का अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें तो धान के खेत से जो है वह मेथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो वायुमंडल की जो आपका मध्यमंडल होता है इसका तापमान सबसे कम होता है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में जो आपका परत होती है उसमें जो मध्यमंडल परत है इसका तापमान सबसे कम होता है। अगला है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता के वृद्धि को आपको क्या कहते हैं, तो इसको जैव आवर्धन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है लाइकेन। जी हाँ दोस्तों, 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो रामसर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो यह आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। तो इटाई जो रोग होता है आपका यह आपका किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह कैडमियम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कैडमियम के द्वारा जो है वह इटाई नामक रोग होता है। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानी, जिसको कि इन सीटू बोलते हैं, संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो स्वस्थानी की अगर हम बात करें तो इसमें जो शामिल नहीं है वह है वनस्पति उद्यान। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति उद्यान आपका स्वस्थानी संरक्षण से शामिल नहीं है, बाकी आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है वह आपका ओडम के द्वारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा, तो ओडम के द्वारा जो है कि वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल दिया गया था। अगला प्रश्न आया था कि SO2 प्रदूषक सूचित होता है। तो SO2 प्रदूषक की अगर हम बात करें तो यह आपका सूचित होता है लाइकेन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा होता है, तो यह आपका सूचित लाइकेन के द्वारा होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आया था कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका जो स्थित है दोस्तों
वह आपका है गोवा में। जी हाँ दोस्तों, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका गोवा में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि IUCN मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर से कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% जो है वह ऊर्जा अवशोषित होती है। कितना ऊर्जा अवशोषित होती है, तो 10% ऊर्जा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल की अगर हम बात करें तो यह आपके लवणों में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लवणों में आपके श्वसन मूल पाए जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका SO2 भी है, ओजोन भी है और पैन भी है। तो इसलिए इसका 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि द्वितीय प्रदूषक उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आपका आया था कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम दिया था। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकीय तंत्र में अगर हम बात करें तो ऊर्जा प्रवाह का जो 10% का नियम दिया था यह लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, तो लिंडमैन ने यह दिया था। अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन पाए जाते हैं यह आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो यह केरल में पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इतने प्रश्न आपके जो गर्ल शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें इतने प्रश्न आए थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम TRE 2 के प्रश्नों को देख लेते हैं कि TRE 2 में जो आपका वह कितने प्रश्न आपके जो है वह EVS से आए थे। तो देखिए, TRE 2 में आपका पहला प्रश्न EVS से आया था कि सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वह कौन सी सेल होती है जिसमें कि आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वह है अवसादी सेल। जी हाँ दोस्तों, किसमें आपके जीवाश्म होते हैं, तो अवसादी सेल में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था कि चांप झील पाई जाती है। तो चांप झील कहाँ पर पाई जाती है, तो यह आपका नदी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पर, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आया था कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें तो यह आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जो है वह आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है। तो एक सिंह युक्त गैंडा का जो गृह राज्य है यह आपका कौन सा है, तो यह आपका असम है। जी हाँ दोस्तों, असम में जो है वह एक सिंह युक्त गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आया था कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो बॉक्साइट का अगर हम सर्वाधिक उत्पादक देश की बात करें तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा से अगर हम बात करें तो यह जो अभिप्राय है वो पटसन से है। जी हाँ दोस्तों, 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पटसन से अभिप्राय है। अगला है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण है। तो जनसंख्या में अगर हम परिवर्तन के 3 मुख्य कारण की बात करें तो पहला कारण आपका जन्म है, दूसरा मृत्यु है, और तीसरा प्रवास है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या है, पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु है, और तीसरा प्रवास है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि कोई भी वीडियो हो गया उसका लिंक दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी बताया जाता है, और जो है कि जब भी कोई PDF रहती है तो उसको भी शेयर करते हैं।
तो इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से हमको जाकर के टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो मानव गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है वह आपका है पारिस्थितिकी क्षरण। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिक क्षरण उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काले फेफड़े का जो रोग संबंधित है यह है कोयला खनिकों के। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कोयला खदानों में काम करते हैं उनको जो है कि काले फेफड़े का रोग हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है तेल स्लिक क्या होता है। तो देखिए, अगर हम तेल स्लिक की बात करें तो यह आपका होता है कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म फैल जाना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो तेल आता है समुद्री रास्ते से, तो उसमें अगर कभी टैंक में रिसाव वगैरह हो जाता है तो समुद्र के सतह पर जो है कि तेल फैल जाता है, उसी को तेल स्लिक बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि WWF जिसको कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो पशु चिन्ह है यह विशालकाय पांडा है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो शुद्ध पानी की तुलना में अगर हम बात करें तो अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक आपका रहता है यह बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब उसमें अशुद्धि मिल जाती है तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। अगला है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो ओजोन छिद्र जो है वह आपका जो अधिक स्पष्ट होता है वह आपका कहाँ पर होता है। तो वह आपका दक्षिणी गोलार्ध पर होता है और अंटार्कटिका पर होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आया था कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि। तो साबुन और डिटर्जेंट जो स्रोत हैं यह कार्बनिक प्रदूषण के हैं, जैसे कि क्या होता है, इसमें ग्लिसरॉल भी होता है, पॉलीफॉस्फेट भी होता है और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो इसलिए इसका 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि ऑटोमोबाइल निकास जिसको कि एग्जॉस्ट कहते हैं का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक जो है यह आपका क्या है, तो वह आपका सीसा है। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषक आपका सीसा होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न जो हैं वह आपका BPSC TRE 2 में आए थे, जो कि आपके जो है पर्यावरण के प्रश्न थे। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप TRE 3 के पेपर को मिलाएंगे TRE 1 से या TRE 2 से, तो उसमें आप देखेंगे कि बस क्वेश्चन अलग है और टॉपिक सेम है। तो इसलिए आप टॉपिक को सिर्फ ध्यान में रखकर एक बार पढ़ लीजिएगा। जिस जिस टॉपिक से आपका प्रश्न आया है उन सभी टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, और साथ ही में जो क्वेश्चन यह हम आपको करवाए हैं वह क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि BPSC जो है वह हर साल जो है कि प्रश्नों को रिपीट करता है। तो इसलिए आप इनको अगर पढ़े रहेंगे तो इससे प्रश्न आएगा, तो जरूर गारंटी है कि 10 प्रश्न में से आपको 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ जाइए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।